नमस्कार। कभी सोचा है कि चलती बस में बाहर के पेड़ चलते हुए क्यों दिखते हैं, लेकिन हमारे बगल में बैठा इंसान एकदम स्थिर? ये भौतिकी का एक बड़ा ही मजेदार और बुनियादी सवाल है। आज हम गति के इन्हीं सिद्धांतों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे फिजिक्स हमारे आसपास की हर हलचल को समझाती है। हमारी आज की यात्रा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम सबसे पहले समझेंगे कि मोशन एक रिलेटिव यानी सापेक्ष अनुभव क्यों है। फिर दूरी और विस्थापन का फर्क जानेंगे और उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी और त्वरण को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ग्राफ और समीकरण कैसे मोशन के राज खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक हैरान कर देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सब इस वक्त 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से घूम रही पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमें इसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब गति के सबसे बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका पूरा राज बस एक छोटे से विचार में छिपा है। गति यानी मोशन हमेशा सापेक्ष होता है। मतलब कोई भी चीज अपने आप में ना तो चल रही होती है और ना ही रुकी हुई होती है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो मोशन का मतलब है किसी चीज की पोजीशन में समय के साथ बदलाव। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह बदलाव हमेशा किसी संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मापा जाता है। और यही वो वजह है कि हमें पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं होता, क्योंकि हम और हमारे आसपास की हर चीज उसी रेफरेंस पॉइंट यानी पृथ्वी के साथ साथ घूम रही है। इसे ना एक बस के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक बस में बैठे हैं, तो हमारे लिए बाहर के पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं, है ना? लेकिन जो इंसान सड़क पर खड़ा है उसके लिए बस आगे जा रही है। और बस के अंदर हमारे बगल में बैठे दूसरे यात्रियों के लिए हम तो बिल्कुल स्थिर हैं, एक ही जगह पर। देखा, एक ही समय पर कोई स्थिर भी है और गतिशील भी। सब कुछ देखने वाले के रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि मोशन क्या है। पर अब सवाल ये है कि किसी चीज की स्थिति में जो बदलाव आया है उसे मापते कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, दूरी और विस्थापन। कल्पना कीजिए कि किसी को घर से स्कूल जाना है। वो जिस पूरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया, उस रास्ते की कुल लंबाई है दूरी। इसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है, जैसे 2 किलोमीटर। इसलिए इसे अदिश या स्केलर राशि कहते हैं। लेकिन घर से स्कूल तक की जो सबसे छोटी सीधी दूरी है, एक खास दिशा में, उसे कहते हैं विस्थापन। इसमें वैल्यू के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए यह एक सदिश या वेक्टर राशि है। तो इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? अगर कोई अपने घर से बाजार जाता है और फिर वापस घर आ जाता है, तो उसने आने जाने में कुछ दूरी तो तय की है, लेकिन उसका विस्थापन 0 है, 0, क्योंकि उसकी शुरुआती और आखिरी पोजीशन एक ही है। इसीलिए विस्थापन की वैल्यू हमेशा तय की गई दूरी से या तो कम होती है या उसके बराबर। तो अब हमें पता है कि कोई चीज कितनी दूर चली, लेकिन वो कितनी तेजी से चली, इसका जवाब हमें मिलता है चाल और वेग से। और यहीं पर दूरी और विस्थापन का फर्क समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाल यानी स्पीड हमें बताती है कि कोई वस्तु एक तय समय में कितनी दूरी तय करती है। ये दूरी के तरह ही एक स्केलर राशि है। वहीं दूसरी ओर वेग यानी वेलोसिटी हमें बताती है कि कोई वस्तु एक तय समय में किस दिशा में कितना विस्थापित हुई। तो ये विस्थापन की तरह एक वेक्टर राशि है। आसान शब्दों में कहें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में ये वेग है। अब अगर कोई कार एक खाली हाईवे पर बिल्कुल एक ही चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो हम कहेंगे कि वो समान गति में है। लेकिन अगर वही कार शहर के ट्रैफिक में है, जहां उसे बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है और स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ रही है, तो वो असमान गति में है। मोशन की कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यह सिर्फ चलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस चाल के बदलने के बारे में है। और क्योंकि वेग में दिशा भी होती है, यही बात त्वरण को इतना दिलचस्प बना देती है। त्वरण का सीधा सा मतलब है वेग में बदलाव की दर। जब हम कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसका वेग बढ़ता है, यह है धनात्मक त्वरण। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वेग घटता है, इसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। त्वरण के 3 रूप हो सकते हैं। पहला, रफ्तार बढ़ाना। दूसरा, रफ्तार घटाना यानी ब्रेक लगाना। और तीसरा, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है दिशा बदलना। जी हाँ,
अगर कोई कार एक ही चाल से एक मोड़ पे घूम रही है तब भी वो त्वरण कर रही है, क्योंकि उसके वेग की दिशा लगातार बदल रही है। चलिए अब उन शक्तिशाली टूल्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक गति को देखने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। और वो टूल्स हैं ग्राफ और समीकरण। दूरी समय ग्राफ पर एक सीधी ऊपर की ओर जाती रेखा का मतलब है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। रेखा जितनी ज्यादा खड़ी होगी, चाल भी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर रेखा बिल्कुल सीधी यानी हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है कि वस्तु रुकी हुई है। अब अगर वेग समय ग्राफ को देखें तो इसमें जो ढलान है वो त्वरण को दिखाता है। तो एक सीधी ढलान वाली रेखा का मतलब हुआ एक समान त्वरण। और इस ग्राफ की एक और शानदार बात है, रेखा के नीचे का जो पूरा एरिया होता है वो वस्तु का विस्थापन बताता है। और ये हैं गति के 3 सुनहरे समीकरण। ये समीकरण एक तरह की सुपर पावर की तरह हैं। अगर किसी को किसी वस्तु का शुरुआती वेग, त्वरण और समय पता है तो वो इन समीकरणों का इस्तेमाल करके ये बता सकता है कि भविष्य में वो वस्तु कहाँ होगी और उसकी चाल क्या होगी। अब हम एक बहुत ही खास तरह की गति पर आते हैं, एक समान वृत्तीय गति। ये तब होती है जब कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते पर एक ही चाल से घूमती है। सोचिए जैसे किसी झूले पर घूमना या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर कोई वस्तु एक ही चाल से एक गोले में घूम रही है तो क्या वो त्वरण कर रही है? सोचिए, उसकी स्पीड तो बदल ही नहीं रही है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, ये एक त्वरित गति है। क्यों? क्योंकि भले ही चाल स्थिर हो, वस्तु की दिशा हर पल बदल रही है। और जैसा कि हमने सीखा, वेग में किसी भी तरह का बदलाव, चाहे वो मान में हो या दिशा में, त्वरण कहलाता है। तो अगली बार जब किसी कार को मोड़ लेते हुए देखें तो याद रखें कि वो सिर्फ मुड़ नहीं रही, वो त्वरण कर रही है। गति की यह भाषा हमारे चारों ओर है। अब सवाल यह है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी और चीजें हैं जिनमें गति इस तरह छिपी हुई है। इस पर सोचिएगा जरूर।